ये बीपीएससी का जनरल साइंस का लेक्चर 10 होगा और आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि जो मैंने आपको न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाई थी पिछले वाले लेक्चर में उसके कुछ क्वेश्चन बच गए थे। तो आयोग ने वहां से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे, मैंने कुछ तो आपको सॉल्व करा दिए थे और कुछ हम आज सॉल्व करेंगे। तो कुछ चीजें हैं, एक थोड़ी सी दो चार नहीं है, अदरवाइज तो सब वो पीछे वाला ही है। तो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन ये था, ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है कि हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री। तो इसमें आपको ये बताना है कि मॉडर्न केमिस्ट्री है उसके फादर कौन है। तो देखो, मैं आपको एक चीज रिपीट करना चाहता हूँ यहाँ पर फिर से कि हाँ, पिछले साल के क्वेश्चन जो है ये जरूरी नहीं है कि आपको वो रिपीट हो जाए, लेकिन आपके दिमाग में ऐसा आइडिया आना चाहिए कि किस टाइप के आयोग क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो, हर ये जो पीसीएस होते हैं, जैसा अगर आप उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को देखो और उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन को, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को, तो और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को देखो, तो इनके साइंस के क्वेश्चन पूछने के जो तरीके हैं वो काफी अलग है। जैसा हम देखेंगे कि बीपीएससी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आपको पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि एक आपके दिमाग में एक मैसेज आता है कि भाई आयोग जब भी आप पढ़ रहे हो कि यहाँ से क्वेश्चन को रख सकता है। तो बहुत जरूरी होता है कि आप जो है पिछले साल के क्वेश्चन लगा के जाए। अगर आप हिमाचल में देखोगे तो हिमाचल में थोड़ा पैटर्न अलग चलता है, वो वहाँ भी जनरल साइंस से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो बहुत जरूरी होता है कि आप पिछले साल के जो जनरल साइंस के क्वेश्चन या किसी भी टाइप के क्वेश्चन आप करके जाओ। जिस भी आप आयोग की चाहे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दे रहे हो या फिर आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, पिछले साल के क्वेश्चन आप जरूर करके जाए, एक आइडिया लगता है। देखो, बहुत सारी प्राइवेट सीरीज चलती हैं, तो आप ना प्राइवेट सीरीज को, स्पेशली आप बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार देखना चाहिए कि भाई कौन सी सुटेबल आपके लिए हो और कौन सी सुटेबल नहीं है। तो अब पहला वाला हमारा जो क्वेश्चन है कि हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री, तो आपको इसके अंदर मॉडर्न केमिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कौन है। तो ये क्वेश्चन फैक्चुअल है, तो आपको उस पर रट्टा मारना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर इसके बारे में दे रखा है, द फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो है लेविसियर है, ये मॉडर्न जो केमिस्ट्री है उसके फादर है। इन्होंने क्या किया था मैंने यहाँ पर लिख दिया है, डिटेल में ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस देख लेना, दैट पर्सन इज द फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री। तो इसका जो आंसर है लेविसियर हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी एटम होता है, एटम ये एटम हो गया और एटम में यहाँ पर न्यूक्लियस होती है, और इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक होते हैं न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पर जो है कोई चार्ज नहीं होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऐसे ऑर्बिट में घूमते रहते हैं इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, और इलेक्ट्रॉन पर जो है निगेटिव चार्ज होता है। तो क्वेश्चन यही है कि द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट एट द सेंटर, ठीक है, ऑफ एन एटम इज कॉल्ड, मतलब वगैरह सेंटर में कौन कौन से आपको जो पार्टिकल्स मिलेंगे वो मिलेंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यही पूछ रहा था कि भाई किस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कि सेंटर में होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका प्रोटॉन। समझ गए आप? तो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, कभी आप सोचो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन। देखो, किसी भी एग्जामर का ना पीसीएस का माइंड सेट को पढ़ना जरूरी होता है कि वो आपसे कितनी उम्मीदें कर रहा है कि आपको ये चीजें आनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। तो जो एक एटम की जो न्यूक्लियस होती है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, तो एटम की न्यूक्लियस में कौन कौन से दो पार्टिकल्स होते हैं, ये क्वेश्चन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो कॉन्सिक्वेंट्स ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस आर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये वाला आंसर सी आंसर है इसका। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो चारों तरफ ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, वो न्यूक्लियस का पार्ट नहीं होते। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पुराने क्वेश्चन है, लेकिन जो 2000 कुछ 5 में आए हुए हैं, अलग अलग उसमें आए हुए हैं, मैंने उनका डेट मेंशन नहीं किया है, लेकिन आगे कुछ जो रिसेंटली ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि इस टाइप का देखो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया
तो किस टाइप का आयोग चाहता है कि आपसे कि आप इस टाइप के क्वेश्चन या मतलब करके जाओ। अब यहाँ पर एक है कि सिंगल टाइप ऑफ एटम इज फाउंड। तो सिंगल टाइप ऑफ द एटम इज फाउंड, इसका मतलब ये है, देखो देखो एटम आपको कंपाउंड के अंदर भी मिल जाएंगे और मिक्सचर के अंदर भी मिल जाएंगे। और जैसे मान लो गोल्ड है, तो गोल्ड के जो, मान लो ये गोल्ड है, गोल्ड का हमने एक पीस काटा, तो पीस काटने के बाद गोल्ड तुमको पता है कि नॉन रिएक्टिव एक एलिमेंट है, वो इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। तो इसका अगर आप इसको ऐसा आप इसके एटम को मैग्नीफाई करोगे तो आपको लगेगा न्यूक्लियस में जो है प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन मिलते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ ऐसे ऑर्बिट में घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये कह रहा है कि सिंगल टाइप का मतलब कि भाई एक ही टाइप के जो एटम होते हैं वो किस पर मिलेंगे। अब कंपाउंड होता क्या है, कंपाउंड समझ लो। कंपाउंड के अंदर देखो ये एक एलिमेंट था, गोल्ड का एलिमेंट था, ये था गोल्ड। अब आपने कोई एलिमेंट ले लिया और वो कुछ ऐसा कोई एलिमेंट ले लो, जैसे कि आपने कोई वाटर ले लिया, तो वाटर के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन भी है और वाटर के अंदर ऑक्सीजन भी है। तो यहाँ पर क्या, इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड हो जाएंगे। वाटर जो है कंपाउंड है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन, इसके भी एक अपनी न्यूक्लियस होगी और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे होंगे, तो इसमें भी सेम केस होगा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे होंगे। तो यहाँ पर उसके कहने का मतलब अ सिंगल टाइप ऑफ एटम इज फाउंड। सिंगल टाइप ऑफ द मतलब एक ही टाइप के एटम मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर कंपाउंड में बात करें, जैसे वाटर का मैं एग्जांपल दे रहा था, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे आपको, और हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे और ऑक्सीजन के एटम मिलेंगे। अब ये गोल्ड की जो मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल लिया था, तो गोल्ड में एक ही टाइप के एटम मिलेंगे, दैट इज द गोल्ड। आप इसको कहीं से भी कट कर लो, ये आपको गोल्ड के एटम ही देगा। तो वो ये पूछ रहा है एक ही टाइप के, तो इसको बोलते हैं नेटिव एलिमेंट। सॉरी, ये नेटिव एलिमेंट, ये ऐसे स्पेशल नाम दे दिया गया है नेटिव एलिमेंट। नेटिव का मतलब होता है उसमें कोई मिलावट नहीं है, बस वो सिंगल है, अपने आप में प्योर है, ये नेटिव। तो क्वेश्चन कुछ लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल हो गया होगा ये क्वेश्चन कि क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने आपको नेक्स्ट इस पे यहाँ पर डाल दिया है, तो आप इसको एक बार रीड कर लेना। अब बात करते हैं गॉड पार्टिकल के बारे में। तो ये जो गॉड पार्टिकल है, ये काफी मतलब जब इनकी डिस्कवरी हुई तो उस टाइम पर, ये उसी टाइम का आसपास का क्वेश्चन है। तो इनको हिग, और ये जो है इनको हिग बोसोन पार्टिकल्स के नाम से, गॉड पार्टिकल को या तो हिग बोसोन या गॉड पार्टिकल, नाम इनका हिग बोसोन ही था। लेकिन जो मीडिया थी, तो मीडिया में 2012-13 में आपने काफी खबर पड़ी होगी, 11 में, कि गॉड पार्टिकल मिल गए, गॉड पार्टिकल मिल गए, अब हम भगवान का पता लगा सकते हैं। तो ये जो है इनको गॉड पार्टिकल बोला जाता है, क्योंकि ये जो पार्टिकल होते हैं बहुत ही मतलब माइन्यूट लेवल पर पता लगे थे। तो उस टाइम पर जब 2012-13 में चल रहा था, तो उस टाइम पर यही था कि भगवान का पता लग जाएगा, भगवान कैसे बने, एग्जिस्टेंस में आए। तो इसलिए इनको जो है गॉड पार्टिकल, मीडिया वालों ने ये नाम मीडिया वालों ने दिया है, मीडिया वालों ने गॉड पार्टिकल के नाम से इसको बहुत ज्यादा और चर्चा में, मतलब पूरे वर्ल्ड में यही गॉड पार्टिकल। हिग बोसोन पार्टिकल तो कम रहा, लेकिन गॉड पार्टिकल नाम ज्यादा रहा। तो हिग बोसोन पार्टिकल और गॉड पार्टिकल का मतलब एक ही होता है। अब यहाँ पर मैंने इस पर हिग बोसोन को एक स्लाइड बनाकर डाल रखी है, आप इसको देख लेना भी, नीचे आ जाएगी स्लाइड। अब यहाँ पर यह है कि विच पार्टिकल इज फ्री ऑफ द चार्ज। तो सिंपल सी बात है, अगर आप न्यूट्रॉन को लो, तो न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है, उसको कोई चार्ज नहीं होता है। और 2000 जब बीपीएससी में 2020 में री एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया फ्री में, समझे, 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ ये। जैसे एक बार तो 2020 में एग्जाम हुआ बीपीएससी का, फिर उसके बाद में उसका री एग्जाम हुआ, तो दोनों पेपरों में ही आया है। अब आप समझो, इस क्वेश्चन को देखने से ये पता लगता है कि आयोग ने ये दोनों में दिया है। 2020 में एग्जाम हुआ, फिर री एग्जाम हुआ। तो क्यों दिया था, क्योंकि इनकी अपनी क्वेश्चन बैंक होती है और ये कुछ क्वेश्चन रिपीट भी कर देते हैं। ठीक है, इनको अपना क्वेश्चन बैंक भरना होता है, तो फिर ये रिपीट भी कर देते हैं पीछे से उठा कर। मैंने आपको जब कोई बहुत सारे टॉपिक में आपको जब करा रहा था पीछे, तो मैंने दिखाया था कि कैसे एग्जैक्टली उन्होंने कॉपी पेस्ट किया था। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आपको पिछले साल के क्वेश्चन करके जाने चाहिए। अब हिग बोसोन को मैंने यहाँ पर ये एक और चीज याद रखना, अभी ये जो जिस जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे पेटर वेयर हिग्स, जिनके नाम पर इनको हिग बोसोन बोला गया था,
इनकी अभी डेथ हुई है 2024 में अप्रैल में। तो मतलब इसको थोड़ा सा मैंने डाल दिया है यहाँ पर, तो आप थोड़ा सा अगर चाहो तो रिसर्च कर सकते हो इन पर। हो सकता है कि आयोग यहाँ पर जो उसमें आपका क्वेश्चन पूछ रहे, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है स्लाइड में इनको, गॉड पार्टिकल, मीडियन, ये सारी चीज़ें, तो आप एक बार इसको आप पढ़ लेना। तो इनका इसके बारे में जरूर पढ़ के चले जाना। पीटर वेयर विंग्स के बारे में हो सकता है कि आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि गॉड पार्टिकल अपने आप में बहुत बड़े डिस्कवरी थी ये। जो इनके जो 8 अप्रैल 2024 को इनकी जो है डेथ होगी, तो इसके बारे में देख लेना आप। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था ये, कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अपने आप में। चलो इसके बारे में देखते हैं कि भाई है क्या। देखो इस क्वेश्चन को अभी रुक जाओ जरा, अभी कराता हूँ मैं इस वाले क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो है इसको मैंने गलत तरीके से कर दिया। मुझे सेपरेट करना चाहिए था मैं एक्चुअली। चलो ठीक है, मैं इसको करा ही देता हूँ, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो देखो। एक सेकंड, मैं एक नई स्लाइड लेता हूँ। तो ये कह रहा है कि भाई ऐसा इसके अंदर से एक सेकंड, ठीक है। अब ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन। ऐसा कौन सा इनमें एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते। अब देखो जरा, मैं जब आपको पीछे बता रहा था यहाँ पर, तो मैंने एक ऐसा पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था, एक एक्स जैसा सिंबल था और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, तो उसका एटॉमिक नंबर था। ठीक है, मास नंबर, एटॉमिक नंबर नहीं, मास नंबर, उसका मास नंबर था। और यहाँ पर उसका जो एटॉमिक नंबर था वो था एटॉमिक नंबर नीचे पैरों में। कभी कभी ये ऐसे भी दिया जाता है कि आपके पास कोई एलिमेंट होगा और यहाँ पर आपका मास नंबर गिवन होगा, यहाँ पर मास नंबर गिवन होगा, मास नंबर, और ये जो होंगे ये इसका एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर। तो इनको देखो, मान लो कोई जैसे ये हो गया हमारे पास, यहाँ पर देखते हैं। तो एटॉमिक नंबर होता क्या है, बस फॉर्मूला समझ लो, मैं ये फालतू वाले झमेले में नहीं डालना चाहता हूँ। तो एटॉमिक नंबर ये होता है कि भाई अगर आप किसी भी कोई एलिमेंट है उसमें प्रोटॉन नंबर और प्रोटॉन देख लो, जितने उसमें प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर की जो वैल्यू होती है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होती है, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तभी जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को बांध कर रखते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पार्टिकल होते हैं, जैसे कोई पार्टिकल है, इसमें यहाँ पर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन चारों तरफ घूमते रहते हैं। न्यूट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज की वजह से ये जो है एटम को बांध कर रखते हैं। अब इसी को देखते हुए जो एटॉमिक नंबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उसका एटॉमिक नंबर बोला जाता है। अब ये मास नंबर क्या होता है, तो मास नंबर होता है उसका, मास नंबर इक्वल टू, इस पर क्वेश्चन भी है यहाँ पर, ये मास नंबर पर क्वेश्चन है, 2019 में भी क्वेश्चन पूछा है इस पर, तो इसलिए मैं डिटेल से बता रहा हूँ आपको। तो मास नंबर इक्वल टू, मास नंबर होता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कि न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन्स है प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर, जैसे ये न्यूक्लियस थी, न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हो कितने न्यूट्रॉन हो उनको आप प्लस कर दो, तो प्लस करने से आपको मास नंबर मिलता है। तो अब एक मैंने आइसोटोप और बताया था, जिसमें आइसोटोप बता रहा था हाइड्रोजन का। नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ। इस क्वेश्चन का जवाब थोड़ा सा ऐसा ही है, मैं दे सकता हूँ तुरंत इमीडिएटली इसको, लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ। तो आइसोटोप के बारे में मैंने बताया था कि हाइड्रोजन जैसे ऐसे लिखा था 1H1, 1S2 और 1H3। तो ये मैंने आपको ट्रिटियम ड्यूट्रियम के बारे में बताया था। तो ऊपर जो है इनका ये मास नंबर होता है और नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर, नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर, नीचे एटॉमिक नंबर। तो अब वो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये बताओ, तो इस मास नंबर, इससे क्या पता कर सकते हैं, ये पैरों में जो ये जो 1
H1 लिखा हुआ है, तो ये क्या बोलोगे, तो ये बोलोगे आपके भाई ये जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन है ये, और ये जो है ऊपर लिखा हुआ है ये, इसको क्या बोलोगे, ये उसका मास नंबर है, मास नंबर। तो अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि जो मास नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब मास नंबर दे रखा है 1, और प्रोटॉन इस एलिमेंट के लिए 1H1 के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ पर प्रोटॉन कितने दे रखे हैं 1, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मैं थोड़ी देर के लिए x ले लेता हूँ, तो 1 को इधर ट्रांसपोर्ट कर दो तो आ जाएगा 1 - 1 = x, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 1H1 है ना, इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, आप समझ गए। तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन्स कंटेन नहीं होता, कोई भी न्यूट्रॉन्स नहीं होता, आंसर इसका हाइड्रोजन। तो मैं आपको इसका सवाल तो ऐसा रट कर भी बोल सकता था कि इसको रट लो, लेकिन मैंने समझाने वाला था इसलिए मुझको ये समझाना पड़ा। अब ये विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज अ नेगेटिव चार्ज। देखो मैंने इसमें वैसे पीछे बस ये बताया था कि जो पिछले वाले लेक्चर में कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, जैसे यूरेनियम हो गया, यूरेनियम 235, तो उसको अल्फा पार्टिकल भी एमिट होता है, बीटा पार्टिकल भी एमिट होता है, और गामा पार्टिकल भी एमिट होता है। और ये जो गामा पार्टिकल होते हैं इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आप सोच के चलो ये पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो बीटा पार्टिकल होते हैं इस पर निगेटिव चार्ज होता है, समझ गए। तो इसका जो आंसर है वो ये है, और इसका मैंने यहाँ पर एक चार्ट भी दे रखा है ये। तो इनकी पेनिट्रेटिंग पावर है, देखो अल्फा पार्टिकल को इस लेयर ने रोक दिया, लेकिन बीटा पार्टिकल इस लेयर को क्रॉस करके अंदर चला गया, मतलब बीटा पार्टिकल आपकी बॉडी में भी पेनिट्रेट कर जाते हैं। और जो गामा पार्टिकल होते हैं, गामा पार्टिकल तो बॉडी को पेनिट्रेट करके बाहर भी निकल जाते हैं दूसरी लेयर में। आप देख लो एक लेयर ये आ गई, ये बीच में कोई इंसान खड़ा था, इसको भी क्रॉस कर गया, इसकी बॉडी से निकल गया, और फिर यहाँ पर एक लेयर आ गई, इसको भी क्रॉस कर दिया, और यहाँ दूसरी लेयर, इस पर तीसरी लेयर पर जाकर टकराया। अब देखो ये इसके बारे में मतलब थोड़ा सा बस आपको आइडिया होना चाहिए, इतना ऐसा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने चार्ज डाल रखा है, तो अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और बीटा पार्टिकल पर निगेटिव चार्ज होता है, और गामा पर ये 0 चार्ज होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो आंसर उसका निगेटिव चार्ज ही पूछ रहा था, और यहाँ पर ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका, और ये सी आंसर हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। अगर पूछता है कि पॉजिटिव चार्ज तो बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, अगर पूछता है इनमें से कौन से पर कोई चार्ज नहीं होता, दैट इज द गामा रे। तो इसके बारे में आपको जो है पता होना चाहिए, क्योंकि तो हो सकता है आयोग नया क्वेश्चन फ्रेम कर दे यहाँ से ही। अब ये क्वेश्चन आगे 2019 में पूछा है इसने, तो देखो यही ट्रेंडिंग, यही नया पैटर्न है। आपने सुना होगा कि जो नए पैटर्न पर हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, नया पैटर्न एकदम लेटेस्ट पैटर्न, ठीक है। तो उसका मतलब यही होता है, वो एक्चुअली जो भी कर रहे होते हैं वो अपने जो टेस्ट सीरीज है वो पिछले साल के कुछ क्वेश्चन पेपर देख सेट कर लेते हैं, अच्छा भाई इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है तो फिर वो उसी टाइप के। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कभी आप सोचने लोगों कि भाई आयोग जो है इसको ये कोई बाउंड्री लाइन है, इसको क्रॉस करेगा नहीं, वो कभी भी कहीं से भी कुछ पूछ सकता है। तो आपको दायरा थोड़ा सा अपना बढ़ा कर रखना चाहिए, लेकिन फिर भी एक पैटर्न जो होता है उसको फॉलो भी करना चाहिए कि भाई जनरली इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, बस ऐसे माइंड में एक क्वेश्चन होना चाहिए। अब यहाँ पर ये है कि नंबर ऑफ द क्वेश्चन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट दिस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं 18, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे रखे हैं यहाँ पर 20। तो मास नंबर पूछ रहा है, और हमको मास नंबर का पता है कि मास नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि छोड़ो मैं यहाँ पर सिंपल सा लिख रहा हूँ कि मास नंबर जो होता है, मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन W कितने प्रोटॉन। और यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में दे रखा है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 18 है, तो इसका मतलब हमारे पास प्रोटॉन भी 18 मिल गए। तो प्रोटॉन की वैल्यू होगी 18 और न्यूट्रॉन की वैल्यू हो गई यहाँ पर 20। तो अगर आप इनको प्लस करोगे, ये 20 लिखा हुआ है तो प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 38। तो आंसर आ गया 38। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ रहा है आयोग, लेकिन कैसे पूछ रहा है ये पता होना चाहिए।
ऐसा नहीं, मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में भी सॉल्व कराया था कि ऐसा नहीं कि एकदम वाहियात क्वेश्चन के क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप सब वो कह रहा है कि फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करो आप बैठ गए। बेसिक फंडामेंटल पे क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर। फिर से न्यूमेरिकल है, पुराना क्वेश्चन है, कभी आप देखो 2019 में पूछा, लेटेस्ट क्वेश्चन है और ये काफी पुराना क्वेश्चन है। तो अब देखिए इसमें कंपैरिजन करें, 2019 में भी यही पूछा, 2000 मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा, 2000 ये काफी पुराना क्वेश्चन, मुझे एग्जैक्टली शायद याद नहीं रहा, 2000 के आसपास का क्वेश्चन है ये। तो कोई अब देखो क्या सिमिलरिटी है, किस टाइप के फॉर्मूले पर क्वेश्चन उसने पहले पूछे और किस टाइप के फॉर्मूले पर क्वेश्चन आप पूछे, दोनों में ये सिमिलरिटी है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन करके जाने चाहिए। मैंने आपको पीछे एक 2-3 क्वेश्चन भी दिए थे सॉल्व करने के लिए, तो उनको आपको सॉल्व करना चाहिए था पिछले वाले स्लाइड, पिछले वाले लेक्चर में। व्हाट इज द मास नंबर? मास नंबर पूछा है ऑफ एन एलिमेंट एटम ऑफ विच कंटेन 2 प्रोटॉन, उसमें 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, एंड 2 इलेक्ट्रॉन। तो मास नंबर का इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं होता, होता तो है क्योंकि जितने नंबर ऑफ मास नंबर जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन 2 है, न्यूट्रॉन भी 2 है, तो दोनों को प्लस कर दो 4, तो आंसर आ गया 4। समझ गए आप? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो लेना देना होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी हम फॉर्मूला हमारा बना हुआ है, जो साइंटिस्ट ने बनाया है, वही हम उसको फॉलो करेंगे। तो ये हमारे पास आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इरेज कर देता हूँ, और आपको हो सकता है स्लाइड में आपको इनके आंसर ना मिले जब भी मैं स्लाइड करता हूँ, क्योंकि मैं सारा इरेज कर देता हूँ, वो बेकार सा हो जाता है। तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स। अब जो है यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि प्लूटोनियम दिया हुआ है, और प्लूटोनियम पर ऐसा ये ऐसा बना हुआ है Pu, और यहाँ पर 94 लिखा हुआ है, और अब यहाँ पर 242 लिखा है। तो ये क्या है, ये क्या होता है? ये मास नंबर होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, मास नंबर इधर भी मिल जाता है लिखने के लिए। और ये जो लिखा हुआ है ये 94 जो है हमारे पास, उसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर। तो अब एटॉमिक नंबर जो है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं ऑफ लगा के ई लगा देता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का समझ जाना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। और मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, उनका सबका सम कर दो तो आपको मास नंबर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि आप यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने इन अ न्यूक्लियस। तो आपको जो ये प्लूटोनियम है, एक प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, याद रखना, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है या नहीं है। आप देख लो 2020 में भी ऐसी क्वेश्चन पूछ दिया, सीधा फॉर्मूला वाला, वो न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहा है मतलब। तो न्यूक्लियस ऑफ द प्लूटोनियम कितना, न्यूक्लियस ऑफ द प्लूटोनियम, जो न्यूक्लियस होती है प्लूटोनियम के, उसमें कितने न्यूट्रॉन होते हैं, ये हमको निकालना है। तो अब कैसे निकालें? पहला हमको ये 94 से क्या मिल जाएगा, 94 से हमको यहाँ से प्रोटॉन मिल जाएंगे। तो हमको बताया कि जो मास नंबर होता है कि मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर मास नंबर दे दिया उसने 242, ये ऊपर मास नंबर लिखा रहता है, और प्रोटॉन की वैल्यू नहीं दी है, लेकिन जितने एटॉमिक नंबर होता है वही उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब 94 जो है यहाँ पर, जो 94 लिखा है, तो वो क्या हो गया उसका 94 हो जाएगा यहाँ पर इसका जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब आप ये जो 242 बचा, इसमें से 94 को आप माइनस कर दो, तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे करोगे? क्योंकि ये 94 उधर जाकर ट्रांसपोज करोगे, 242 माइनस 94 इज इक्वल टू n। तो n का मतलब हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन आ जाएंगे। तो कितना करो, 12 हो गया, 12 में से ये कम कर दो 4, तो कितना आ जाएगा 6, 8 आ गया। अब उसके बाद में कितना बचा? यहाँ पर 13 बचा, तो 13 में से 3, 4 और 1, तो 148 जो है इसका आंसर। नंबर ऑफ जो ये प्लूटोनियम है, प्लूटोनियम की जो न्यूक्लियस है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? 48 होंगे। तो आप समझ सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आइसोटोप को क्वेश्चन पूछा है। तो आइसोटोप मैंने आपको बताए थे कि अभी मैं आपको हाइड्रोजन के आइसोटोप बता रहा था कि जैसे ये हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का यहाँ पर एटॉमिक नंबर 1 और उसका मास नंबर 1, फिर 1H2, तो यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर 1 है और हाइड्रोजन का ये ऊपर आप देख सकते हो
ये उसका मास नंबर है और 1H3, तो नीचे एटॉमिक नंबर है, ऊपर मास नंबर है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन उसने घुमा फिरा कर बोला है नंबर ऑफ द बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज डिफरेंट। तो इस क्वेश्चन को करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। एक्चुअली ये काफी पुराना क्वेश्चन है, कभी 19 में आया था ये क्वेश्चन। नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स इज सेम बट नंबर ऑफ द प्रोटॉन इज डिफरेंट। न्यूट्रॉन्स ये सेम कैसे करोगे, ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स इज द सेम बट नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन इज डिफरेंट। नंबर ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज द सेम। तो इससे क्या पता लगता है आपको? कोई बता सकता है कि भाई क्या मतलब? इसमें कोई डेफिनेशन आपको नहीं दी कि भाई आप सोचने लगो कि भाई डायरेक्ट डेफिनेशन आपको दे दी इसमें कि भाई वो उसका बताओ, जैसे पीछे मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं थी, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जो दिमाग लगाएगा वही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा, नहीं लगा है तो मास नंबर को यूज करके तो वो कर सकता है। तो हम इसको फॉर्मूले से यूज करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ये कितना है, ये इसका एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन है, मतलब ये प्रोटॉन लिखा हुआ है, प्रोटॉन लिखा हुआ है, प्रोटॉन लिखा है। तो मतलब आइसोटोप में प्रोटॉन, तीनों के तीनों जो आइसोटोप हैं इनके जो प्रोटॉन है वो सेम है, ठीक है। तो अगर आप इसका न्यूट्रॉन निकालोगे, सॉरी हाँ न्यूट्रॉन ही निकालोगे, तो न्यूट्रॉन क्या कहता है कि जो मास नंबर होता है, मैं एम लगा रहा हूँ मास नंबर को, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। अब यहाँ पर मास नंबर 1 दे रखा है और प्रोटॉन कितना दे रखा है, प्रोटॉन 1 दे रखा है, तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा 0। तो इसका न्यूट्रॉन कितना आ गया, न्यूट्रॉन आ गया इसका 0। इसका कितना आ जाएगा न्यूट्रॉन, इस 2 में से 1 को माइनस कर दो तो 1 आ जाएगा। इसका न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा, और इस 3 में से 1 माइनस कर दो तो ये। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन कैसे आ गए, अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन प्रोटॉन सेम है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज द सेम, प्रोटॉन सेम रहेंगे बट नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन इज डिफरेंट। तो ये जो क्वेश्चन था ये अपने आप में काफी मुश्किल क्वेश्चन है, मुश्किल तो नहीं है, इजी है, लेकिन अगर कोई कहने लगा कि मेरे को रटा रटाया आ जाए तो ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जो मास नंबर है, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, में क्या समझा रहा था आपको उसको समझने की जरूरत है। तो ये हमारा जो है लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मैंने आपको पिछले साल के क्वेश्चन किस किस टाइप के क्वेश्चन आयोग में पूछे मैंने आपको वो सारे बताए, और कुछ मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में करा दिए। तो हम ये अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बोलूँगा कि फिजिक्स ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर ख़त्म कर दिया है, तो मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करूँगा, केमिस्ट्री के बाद शायद बायोलॉजी स्टार्ट कर दूँगा। तो पिछले साल के आपको मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आयोग ने पूछे हैं। और एक और चीज़, आप अपनी जो फालतू वाली यूट्यूब पे चलता रहता है कि बीपीएससी इस मंथ में नहीं हो सकता है, दिसंबर में नहीं हो सकता है, फलाने में नहीं हो सकता है, ढिमकाने में नहीं हो सकता है, तो ऐसे जासूसों से आपको बचकर रहना चाहिए। वो आपका टाइम भी, क्योंकि उनका अपना फ्यूचर में नहीं कुछ हुआ है, तो वो भी नहीं चाहते कि आपका भी कुछ फ्यूचर में हो। तो ये हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।